नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जिस समय मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय जबरदस्त हमले चल रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से ईरान ने हमला किया है, ईरान ने सेंटर बनाया है हमले का इस बार तेल अवीव को, और तमाम सेंसर के बावजूद तेल अवीव से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जबरदस्त नुकसान हुआ है। जबरदस्त नुकसान तेल अवीव में हुआ है और बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं। तेहरान टाइम्स का अगर दावा माने तो इजराइल के अंदर 1200 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। यह तेहरान टाइम का दावा है, मेरा दावा नहीं है। मैं वहां पर गिनने नहीं गया था। तेहरान टाइम ने जो दावा किया है वो वहां जो सिमेट्रीज है जहां लाशों को दफनाया जाता है, वहां जो हलचल बढ़ी है, वहां के रिकॉर्ड्स के आधार पर तेहरान टाइम ने दावा किया है। तो तेल अवीव के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो अमेरिका के पार्टनर्स हैं, जैसे यूएई के ऊपर हमला हुआ है। एग्जैक्टली कहां हुआ है वो हमें अभी तक पता नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है एनर्जी सेक्टर पर शायद हमला हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरबिया की अगर बात करें तो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है, यह कंफर्म है। कुवैत में भी हमला हुआ है, यह भी कंफर्म है। बहरीन में भी कंफर्म है कि हमला हुआ है। यह ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान का अगर देखें तो ईरान में इस्फहान, बंदर अब्बास, बंदर लांगे और शिराज में कहा जा रहा है हमला हुआ है। इसके अलावा खुर्रम शहर में हमला हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर पर हमला हुआ है और वहां की लाइट चली गई है। ईरान के कई इलाकों में अंधेरा हो गया है, यह बताया जा रहा है। इसका मानी क्या है पहले समझिए। ट्रंप ने 48 घंटे की टाइमलाइन दी थी, चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से नहीं खुलता है तो हम ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला करेंगे। और बदले में ईरान ने बहुत साफ कहा था कि अगर हमारे एनर्जी सेक्टर पर हमला होता है तो हम गल्फ के सारे एनर्जी सेक्टर्स पर हमला करेंगे, इजराइल के सारे एनर्जी सेक्टर्स पर हमला करेंगे। खासतौर पर जो वहां के संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ साहब, उनका एक जो ट्वीट आया था उसमें इस बात को बिल्कुल क्लियर किया गया था कि अगर ईरान के एक भी पावर सेंटर पर हमला होता है तो पूरे गल्फ के पावर और एनर्जी सेक्टर पर हमला होगा। इसमें एक बात मैं बता दूं, डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले की बात बिल्कुल नहीं की गई है। किसी भी जिम्मेदार ईरानी अफसर ने या नेता ने डीसैलिनेशन प्लांट पर हमले की बात नहीं की है। डीसैलिनेशन प्लांट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गल्फ कंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो 70 से लेकर 90% पानी जो उनका होता है वो समंदर से आता है, खारा पानी होता है, जिस पानी को डीसैलिनेट किया जाता है, खारापन हटाया जाता है और घरों में पानी की सप्लाई की जाती है। तो डीसैलिनेशन प्लांट बंद होने का मतलब यह है कि गल्फ कंट्रीज में पानी की प्रॉब्लम आ जाएगी। ईरान ने कहा है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अगर हमारे डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला नहीं होगा तो हम इस तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। और ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि फॉल्स फ्लैग हो सकता है, यह हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका आपके डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर दें और नाम हमारा लगाएं, जैसा डिएगो गार्सिया को लेकर हुआ। आपको मालूम चल चुका होगा अभी तक कि अब नाटो के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी क्लियर कह दिया है कि हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि डिएगो गार्सिया के ऊपर ईरान ने हमला किया था। कल नेतन्याहू बाहर आया था जब जबरदस्त नुकसान हुआ था अराद में, आपको पता है, तो नेतन्याहू वहां दिखाई दिया था। अब बहुत सारे लोगों का कहना है बॉडी डबल था, क्या था, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि नेतन्याहू वहां आया था और नेतन्याहू ने वहां से बयान दिया कि देखिए ईरान युद्ध अपराध कर रहा है, वार क्राइम कर रहा है, ईरान हमारे घरों को गिरा रहा है, हमारे लोगों को परेशान कर रहा है, हमारे शहरियों को मार रहा है और सारी दुनिया से अपील की थी कि हमारे साथ आओ। पहली बात तो यह कि अगर ईरान से भिड़ने की ताकत नहीं थी, अमेरिका तुम्हारे साथ है, उसके बावजूद तुम ईरान के मिलिट्री का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, ईरान की मिसाइलें नहीं रोक पा रहे हो, तो तुमको ईरान से लड़ने जाना ही नहीं चाहिए था। और तुम बात करोगे सिविलियन चीजों की, जिसने गजा के अंदर, जिसने लेबनान के अंदर और अब ईरान के अंदर लगातार सिविलियन इलाकों पर हमला किया है। तेहरान से जो वीडियोज आए हैं उनको आप देखिए, किस तरह से रेजिडेंशियल इलाकों पर हमला करके घरों को गिराया गया है। और सिर्फ इतना नहीं, जहां भी ये हमला करते हैं, चाहे वो सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे गजा हो, चाहे ईरान हो, इनका पहला हमला तो हमेशा सिविलियंस पे ही होता है। सबसे पहले किसको मारा गया? खामनेई साहब को मारा गया। खामनेई साहब बंदूक लेके लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, सिविलियन लीडर थे। और उसके बाद 165 बच्चियों को मारा गया। तो इस जंग की शुरुआत ही हुई है सिविलियंस की हत्या करके,
नेतन्याहू किस मुंह से सिविलियंस की बात कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं आपको याद दिलाता रहता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, कर लीजिए। और जिन लोगों ने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा और इसके अलावा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आपका मेंबर बनना, हमारी फैमिली का मेंबर बनना, TCH की फैमिली का मेंबर बनना हमें बहुत ताकत देता है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ईरान की एक महिला खड़ी हैं, उम्रसरा महिला है, खड़ी हैं, उनका घर गिरा दिया गया है और वो उस घर को देख रही हैं। जो घर जिंदगी भर में हसरतों से बना होता है, उसको अपने सामने टूटते हुए देखना कैसा लगता है, इसकी कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि उस समय दिल में कितना दर्द होता होगा। और वो नेतन्याहू दुनिया से कह रहा है कि हमारे घर गिरा दिए गए। एक और बात मैं आपको बताऊं, खरद और डिमोना ये दोनों न्यूक्लियर सिटीज हैं। उसके पास न्यूक्लियर सेंटर है जहां पर ये सिटीज बसाई गई हैं और इन सिटीज में इंजीनियर्स रहते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते हैं और कई लोगों का कहना है कि यहां तैयारी चल रही थी ईरान पर न्यूक्लियर हमले की। मैं इसमें भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि यह सच है या झूठ है, लेकिन जो हमला हुआ वो न्यूक्लियर सेक्टर के पास हुआ, साइंटिस्ट जो थे उन पर हमला हुआ। और इसके बावजूद मैं कहूंगा कि नॉर्मल कंडीशंस में इस हमले की भी मैं मजम्मत करता, लेकिन जब इजराइल जैसा दुश्मन आपके सामने है तो आप कुछ और कर नहीं सकते, आपको हमला करना पड़ेगा। कभी सही जगह लगेगा और कभी गलत जगह लगेगा। अब दूसरी बात जिसकी मैं बात कर रहा था कि उसी बात में जो वहां खड़ा होकर कह रहा था नेतन्याहू, उसने कहा कि ईरान से तो ब्रिटेन को भी खतरा है, फ्रांस को भी खतरा है, फला को खतरा है, ढिमका को खतरा है। वहां का एक प्रवक्ता बाकायदा पोस्ट करता है कि अगला पेरिस हो सकता है, रोम हो सकता है, लंदन हो सकता है। वाह, एक फर्जी खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल के माध्यम से चलाई गई और उस खबर के आधार पर सबसे मांग कर रहा है कि आओ और जंग में शामिल हो जाओ, क्योंकि अकेले ईरान का मुकाबला करने की इजराइल की हिम्मत ना कभी थी और ना कभी है। इजराइल के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं एहूद बराक। एहूद बराक का कल एक बयान आया है, टीवी पर बातचीत कर रहे थे। उस बयान में वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि ना तो तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सकते हो, नेतन्याहू से कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ना तो तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सकते हो, ना ईरान की मिसाइल और एटॉमिक पावर को खत्म कर सकते हो, इसलिए प्लीज जनता से झूठ बोलना बंद कर दो। और एहूद बराक तो बड़े आदमी हैं, वहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इजराइल की जनता के, इजराइल के लोगों के सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर है जहां वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए इस जंग में गया है और पूरे इजराइल को उसने ईरानी मिसाइलों के सामने खुला छोड़ दिया है। हम रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ शेल्टर में भागते फिर रहे हैं। यह फर्क है ईरान और इजराइल में। वहां रोते हुए वीडियोज मिलेंगे और ईरान में आर्मी के लोग पहुंचते हैं एक मां के पास जिसका बेटा शहीद हो गया है, और मां वो सुनने के बाद न रोती है न चीखती है, चुपचाप दुआ करने लगती है, चुपचाप प्रार्थना के पोज में चली जाती है। यह फर्क है इजराइल और ईरान में। ईरान बहुत सारा शॉक बर्दाश्त कर सकता है, इजराइल वो शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो सवाल बड़ा यह बनता है कि क्या अमेरिका ने पावर सेक्टर पर जो हमला करने के लिए कहा था वो शुरू कर दिया? क्या खुर्रम शहर, तेहरान, शिराज और बंदर अब्बास जैसी जगहों पर जो हमला हुआ है वो पावर सेक्टर पर हमला हुआ है? अभी हम नहीं जानते हैं, ये बात बाहर आ जाएगी। ये शक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ईरान ने जो आज हमले किए हैं, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज में जो हमले किए हैं, वो ज्यादातर एनर्जी सेक्टर्स पर हमले किए हैं। तो अगर ये बात हो गई कि इन्होंने पावर सेक्टर पर हमला किया है तो दुनिया को ऐसे अंधेरे में पहुंचाने वाला ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएगा जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं देखा गया। जी, इसका असर सिर्फ गल्फ तक रहेगा ये तो कोई बेवकूफ सोच सकता है। इसका असर सारी दुनिया में जाएगा। ऑयल का प्रोडक्शन अगर बंद हो गया, गैस का प्रोडक्शन तो बंद पड़ा ही हुआ है कतर में लगभग, तो सारी दुनिया में तेल, गैस, इनकी प्राइसेस ही नहीं बढ़ेंगी। जबरदस्त डिप्रेशन आएगा जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की प्राइस ऊपर जाएगी। और एग्जाम्पल देखना है तो देखिए कि भारत का मार्केट खुलता है और खुलते ही 1400 पॉइंट से नीचे चला जाता है। अमेरिका के मार्केट में कहा जा रहा है कि मार्केट खुलेगा तो जबरदस्त तरीके से नीचे जाएगा। पहले ही मिलियंस ऑफ डॉलर
क्लीन हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं अमेरिका के बाजार से। आज भी जब मार्केट खुलेगा तो वहां यही होने की उम्मीद है। इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह की जो खबरें आ रही हैं, मैं बहुत बड़ा मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूं इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह की खबरें इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह की आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि मार्केट खुलते ही धड़ाम होने वाला है, डाउ जोन्स का बुरा हाल होने वाला है। यह तो तब है जब अभी ऑयल प्रोडक्शन और गैस प्रोडक्शन रुका नहीं है। अमेरिका की हालत कितनी खराब है आप इस बात से समझ लीजिए कि जिस ईरान के तेल पर बरसों से उसने सैंक्शन किया हुआ था, कहा हमने खोल दिया, अब सैंक्शन नहीं है। ईरान का जो आयल, स्ट्रैंडेड आयल है जो समंदर में है, वो कोई भी खरीद सकता है। और ईरान कहता है हमारे पास एक्स्ट्रा आयल है ही नहीं, हमारे पास जितना तेल है सबके हमारे पास बिजनेस वाले हैं, सबके तेल हम बेच चुके हैं, नया तेल हमारे पास नहीं है। ईरान मार्केट में एक्स्ट्रा तेल लाकर अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को खत्म नहीं करना चाहता है। ये हालात है। और हालात आप सुनिए, लगातार बात यह हो रही है कि ट्रंप जमीन पर सैनिक भेजना चाहते हैं कब्जा करने के लिए खार्ग आइलैंड को। एक तो खार्ग आइलैंड पर पहुंचने के लिए आपको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस करना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस करने की हिम्मत नहीं है, वहां इतनी माइंस है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जब इनकी जहाजें जाएंगी तो उनके ऊपर हमला होगा। तो खार्ग आइलैंड पे पहुंचना ही आसान काम नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर ये खार्ग आइलैंड पे पहुंच गए तो क्या होगा, इसको लेकर मैं बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन अभी जो बात कर रहा हूं वो दूसरी है। हफ पोस्ट ये बता रहा है कि अमेरिका के सैनिकों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और ढेर सारे सैनिक, खासतौर पर रिजर्विस्ट जो हैं, इस लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, एक बात क्लियर जान लीजिए कि अमेरिका के सैनिक जानते हैं अच्छी तरह से, और अमेरिका के एक्सपर्ट्स जानते हैं, जाने कितने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने, एक्स सीआईएस ने यह बात कही है कि इस जंग में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना है, कोई फायदा नहीं होना है। द इकोनॉमिस्ट जो गजा के जेनोसाइड का लगातार सपोर्ट करता रहा, जिसका पत्रकार कहता है कि गजा में जेनोसाइड जैसी कोई चीज नहीं हुई थी, जो कहता है कि सिविलियन इलाके पर हमला इजराइल ने नहीं किया था, वो भी मैंने आपको दिखाया था, कवर छापता है और जिसमें कहता है द ब्लाइंड फ्यूरी। इसका मतलब बिना सोचे समझे ट्रंप वहां चले गए, सोच समझ के तो गए थे। मोसाद ने इनको फीड किया था कि 3 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगा, जनता सड़क पे आ जाएगी, ईरान में सरकार बदल जाएगी, ये सब मोसाद ने फीड किया था, सब गलत साबित हो गया। आज 15 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन ईरान हार मानने वालों में से नहीं दिख रहा है। एक अमेरिकी अखबार में ही एक हेडलाइन छपी थी कि ईरान मिलियंस ऑफ ईयर तक सरेंडर नहीं करने वाला है, दसियों लाख साल तक सरेंडर नहीं करने वाला है। आप लड़ते रहिए, इसका मानी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अब ट्रंप पागल हो रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान डेड हो चुका है, ईरान मर चुका है। मरा हुआ ईरान आपका जीना हराम करके रखा हुआ है आपके हिसाब से। मरा हुआ ईरान तेल अवीव के अंदर मिसाइलें बरसा रहा है। मरे हुए ईरान से आपकी हालत खराब है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक शिप नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सब पागलपन में कही हुई बातें होती हैं, और दरअसल जैसे हमारे यहां मोदी जी के भक्त हैं, वैसे ही वहां भी ट्रंप के भक्त हैं जो सब कुछ सुनने को तैयार हैं। तो उनको सुनाने के लिए है कि हम जीत गए और मर गया ईरान, वरना दुनिया देख रही है कि ईरान न सिर्फ जिंदा है बल्कि आपका जीना हराम करके भी रखा हुआ है। उसके बाद कहते हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे उन्होंने चुरा लिया। इसका मतलब क्या होता है कि ताकत जब हमारे पास होगी तो पीस होगा। ताकत तो आपके पास रशिया के गिरने के बाद से लगातार है। यूएसएसआर जब टूटा उसके बाद से आप सिंगल वर्ल्ड के पावर हैं, सबसे बड़ी पावर हैं। आपने पीस कहां स्थापित की है? आप जहां गए लोगों को मारा। अफगानिस्तान में कौन सी पीस आपने स्थापित की? लीबिया में कौन सी पीस स्थापित की? इराक में कौन सी पीस आपने स्थापित की? पीस तो आपने कभी स्थापित की नहीं है, और यह बात अमेरिका के सैनिक जानते हैं। इसलिए हफ पोस्ट यह खबर दे रहा है कि अमेरिका के सैनिक इस जंग में शामिल होने से इंकार कर रहे हैं। और ट्विटर पर कम से कम 20 महिलाओं को, पुरुषों को मैंने देख लिया जो ये कह रहे हैं कि इस जंग में हम अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजेंगे। तो ये हाल है अमेरिका का कि वहां से खबर आ रही है कि वहां के सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका से कोई आएगा ही नहीं लड़ने, आएंगे, सैनिक आएंगे, लेकिन ये जो विरोध हो रहा है ये अपने आप में नया है। और ये अमेरिका के अंदर इस जंग को लेकर मुखालफत जिस तरह से बढ़ रही है, इस जंग को अमेरिकन लोगों का सपोर्ट जिस तरह से लगातार कम हो रहा है। आप सोचिए, रॉबर्ट डिनेरो
जाने माने एक्टर, हम सब जानते हैं। उनका वीडियो आया था जिसमें 28 तारीख को ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में बड़ी रैली करने का आह्वान किया है। मार्टिना नवरातिलोवा टेनिस की प्लेयर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पर भी बोलती हैं। प्लेयर है नहीं थी, मेरे पापा की फेवरेट प्लेयर थी मार्टिना नवरातिलोवा। लगातार उन्होंने विंबलडन जीता था, आज भी मुझे याद है। उनके ट्वीट में कल देख रहा था, वो भी इस जंग की मुखालिफत कर रही हैं। तो जितने सेन लोग हैं, जिनके पास अभी दिमाग है, जिन्होंने अपना दिमाग बेच नहीं दिया है, वो इस जंग के मुखालिफ हैं। और यही वजह है कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार गड्ढे में जा रही है। और सच कहें तो ट्रंप फंस गया है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तीन ही रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये कि ईरान सरेंडर कर दे और ट्रंप कहे कि हम जीत गए, सारी शर्तें मनवा ले। ये इम्पॉसिबल है। मैंने आपको बताया कि अमेरिका का अखबार कह रहा है कि लाखों बरस तक अगर ये जंग चलेगी तो भी ईरान सरेंडर करने वाला नहीं। किसी ने कल मुझे बताया, मैं नहीं जानता, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि तस्लीम वर्ड जो है, समर्पण का जो वर्ड होता है, तस्लीम वर्ड जो है, वो पर्शियन में है ही नहीं। तो उनकी भाषा में ही सरेंडर नहीं है, वो सरेंडर कहां से करेंगे? तो पहली कोई दिक्कत ही नहीं है, वो होना ही नहीं है। दूसरा यह है कि समझौता हो जाए, कुछ बातें ईरान की वो मान ले, कुछ बातें ईरान मान ले ट्रंप की। यह भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान की दो शर्तें ऐसी हैं जिससे वो कतई पीछे नहीं हटेगा। पहली शर्त कि ऐसा कानून बने कि दोबारा हमारे ऊपर कोई हमला ना हो सके, और दूसरी शर्त कि हमें मुआवजा चाहिए। पहले 5 बिलियन की बात आई थी, अब $10 बिलियन के मुआवजे की बात चल रही है। ये दोनों बातें ट्रंप नहीं मान सकता। ये मानने का मतलब है हार, और ट्रंप की बातें ईरान कभी नहीं मान सकता। ट्रंप की जो शर्तें थी, जो जिनेवा के बातचीत में पहुंची थी आगे, कि 0% पे ले आओ यूरेनियम, बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद करो, हिजबुल्लाह वगैरह को हेल्प करना बंद करो, कतई नहीं मान सकता। किसी हालत में ईरान नहीं मानेगा। इसलिए फिलहाल समझौते की कोई उम्मीद नहीं है। और तीसरा यह हो सकता है कि जहां जंग है वहीं छोड़ दे, बाहर निकल ले और कह दे हम जीत गए। तो उसके बाहर निकलने से भी जंग खत्म नहीं हो जाएगी। ईरान इजराइल पर हमले करता रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा नहीं। इसलिए मामला ऐसा फंसा हुआ है कि अभी यह तो कहा जा सकता है कि जंग रुकने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। और यह भी कहा जा सकता है कि ट्रंप इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है, वो सिर्फ ईरान के अंदर घर गिरा सकता है, बाकी सारी चीजें कर सकता है, लेकिन ईरान पर कोई जीत हासिल कर सकता है, इसकी कहीं उम्मीद नहीं है। और इसके उलट ईरान लगातार हमले कर रहा है। और अब यह बयान आया है कि अभी तक तो हम डिफेंस को ज्यादा महत्व दे रहे थे, अब हम ऑफेंस को ज्यादा महत्व देंगे, यानी आपके हमले का वेट नहीं करेंगे, उसके पहले ही हमला करेंगे। और आप ये यकीन जानिए कि इजराइल पर अगर लगातार इस तरह के हमले होते रहे तो इजराइल के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।